यूथ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसके दिमागी संतुलन। क्यों? आजकल के पेरेंट्स भी अपनी पेरेंटिंग भूल गए। somehow दे फील कि हाँ, हमने उनको एक मोटर बाइक प्रोवाइड करा दिया है, हमने उनको एक टैबलेट प्रोवाइड करा दिया है, नाउ वी आर फ्री फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हर कोई समझता है, बस आपके बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप लड़ भिड़ के घर में बैठे हुए, ऑब्वियस सी बात, आपको कोई नहीं सुनेगा। एक समय पर इतना पैसा कमाना है, जब अपना बच्चा हो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो उसको दिला देंगे कि हाँ, मेरे फादर साहब आएंगे, वो जो पैसा लगाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ये कहाँ का ओपिनियन है? देखिए मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो फरारी से आ रहे हैं, वो लैम्बोर्गिनी से आ रहे हैं, और आप मुझे साइकिल से भेज रहे हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज के पॉडकास्ट में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं शुभम भारद्वाज जी से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम में ही भारद्वाज वजनता है, वैसे इनके कैरेक्टर में भी काफी वजनता है। इन्होंने काफी सारी चीजें अपने 27 साल की मात्र उम्र में करी है। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम इनसे बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर खुद एक लेक्चरार हैं और काफी सारे लोगों को इन्होंने मेंटोरशिप दी है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में सर। First of all, thank you so much, sir, that you and your team invited me here for this podcast. एंड आज का पॉडकास्ट ज़रूर कुछ यूनिक होगा, क्योंकि आज जो कि हमारा मेंटोरशिप रहा है और जो कि हमारा सफ़र रहा है जीवन का, उससे ज़रूर बच्चे आगे चल के, जैसे ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे ही हों, कोई भी आज का यूथ हो। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक बहुत यूनिक है, अभी सर आपको उसको उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जब उससे वो हम लोग उस सफ़र में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आज का पॉडकास्ट बहुत बेनिफिशियल रहेगा फॉर दी लाइफ गाइडेंस। क्या लगता है कि हमारे दर्शक आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपकी पॉजिटिव एरा के माध्यम से क्या चीज सीख के जाने वाले हैं? कि जिंदगी जीते कैसे। क्या बात है। आज का टॉपिक ही इसी बेस पर है कि हम नवयुवक जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस आज हम पूछेंगे। आपको क्या लगता है कि आपने इस करियर के माध्यम से आपने क्या सीखा है कि यूथ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर होती है? यूथ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसके दिमागी संतुलन पर। दिमागी संतुलन। अगर यूथ का मेंटल स्टेबिलेशन बहुत ज्यादा नहीं अच्छा है, अगर वो टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको नहीं पता है मुझे आगे क्या करना है, उनके पास गाइडेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज को कभी ग्रैब ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, गाइडेंस की बात आती है, जैसे कि हम उम्र के दराज में आते हैं तो हमारी कुछ फैमिली ऐसी होती है कि जब शायद बहुत अच्छी नहीं होती है या बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस की जो होती है कमियां देखने को मिलती हैं। तो आपके जीवन में गाइडेंस की कमी थी या सिर्फ मात्र एक मिथ है लोगों का? ये मिथ है। अच्छा। अब आप एक चीज बताइए, जहां पे आपने जन्म लिया है, जिस घर में आप पले बड़े, भले ही आपके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, बट आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा कौन समझेगा? आप समझेंगे, आपके पेरेंट्स समझेंगे। बिल्कुल। वो जितना अच्छा, आजकल के बच्चों का क्या है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, हम उनसे क्या ही गाइडेंस लेंगे, हमको उनको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन आप सोशल एनवायरनमेंट में दिन के 2-3 घंटे रह रहे हो, आप स्कूल में 7 घंटे बिता रहे हो, लेकिन सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक आपको एक एक आपका जो पहलू है वो कौन देख रहा है? वो आपकी फैमिली देख रही है। बिल्कुल सही बात। अगर आपको कोई जीवन में सबसे अच्छा गाइडेंस दे सकता है तो वो आपकी फैमिली है। तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली पे भरोसा करना सीखिए, क्योंकि आपका वजूद ही उस वजह से है। आज आपकी फैमिली नहीं होती तो आपको कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। आज मैं शुभम भारद्वाज हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी एक फैमिली है। अगर वो फैमिली नहीं होती तो मैं कौन हूँ, किसको क्या पता? बिल्कुल। तो जो मुझे वो गाइडेंस दे पाएंगे, वो गाइडेंस कभी कोई और नहीं प्रोवाइड कर सकता। चाचा ताता जो आपके रिलेटिव्स हैं आके कह जाएंगे बेटा आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, लेकिन आपकी फैमिली को पता है कि मेरा बच्चा किस फील्ड में आगे है, बिल्कुल सही, क्या कर सकता है वो आगे। करो अपने मन की, सुनो सबकी। मतलब पापा कुछ बता रहे हैं, आपके बड़े कुछ बता रहे हैं, सुन लो, लेकिन आप अपने करियर में देखो कि आपके लिए क्या अच्छा है। क्या ये लाइन सिचुएबल होनी चाहिए, अच्छी है या बुरी है लाइन? नहीं, आप अपने मन की करिए, ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा अपने मन की करते रहे ना, तो अगर आपके फादर 50 इयर्स के हैं और आप 20 इयर्स के हैं, तो आपके फादर को पता है कि इस 20 इयर्स की एज में क्या करना चाहिए। तो अगर आप अपने मन की करते रहेंगे ना, तो डेफिनेटली आप वो चीज नहीं पा पाएंगे जो आपको एक्चुअली चाहिए था। आप अपने फैमिली को सुनेंगे, आप दीन दुनिया को ना सुनिए। आप समाज की फिक्र क्यों कर रहे हैं? जब हमारी फैमिली नहीं फिक्र करती तो हम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर हमारी फैमिली हमारे साथ है, समर्थन में है, तो हमेशा अपनी फैमिली की बात सुन के आगे बढ़िए, क्योंकि जो वो हमको बताएंगे वैसा कोई कभी हमें नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमको उन्होंने पैदा किया है, अपने गोद में खिलाया है, इतना बड़ा किया है। आज उन्होंने देखा है कि मेरा बेटा कहाँ से कहाँ तक या मेरा बच्चा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है।
अगर आज हम उनकी ही गाइडेंस नहीं लेंगे, उनकी ही परवरिश पे अपना वो नहीं रखेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा पा सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपके ऑरे को देख के लगता है, आपकी पॉजिटिव थॉट को देख के लगता है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ बना रहा है, लेकिन हर बच्चा लकी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो रूढ़िवादी परंपरा से ग्रसित होता है। उनको यही पता होता है कि बच्चे, या मान लिया कि आप लड़के हैं, चलिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक लड़की है, अब उसको कैसे अपॉर्चुनिटी दिखे जब उसकी परिवार पूरा रूढ़िवादी परंपरा से ग्रस्त है, वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए? अगर आपके माँ बाप आपसे कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप क्लास 10th में आए हैं, आप 12th में आए हैं, 11th में आपको स्ट्रीम ऑप्ट करनी है, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉय, आपको स्ट्रीम ऑप्ट करनी है। आपके पेरेंट्स ने अभी तक आपके 10th क्लास तक के रिजल्ट्स देखे हुए हैं, वो जानते हैं कि मेरा बच्चा इस फील्ड में आगे है। लाइक अगर हम सचिन तेंदुलकर सर का एग्जाम्पल ले लें, तो अगर आज उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट ना किया होता तो आज क्या हमारे सामने इतने अच्छे क्रिकेटर होते? बिल्कुल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को समझा, उनकी फैमिली ने उनको समझा। आप जब भी देखेंगे जितनी भी बड़ी शख्सियत है, पर्सनालिटीज हैं, हमेशा उनके साथ उनकी फैमिलीज हैं। और समहाउ अगर किसी के साथ उनकी फैमिलीज नहीं है, तो ये नहीं है कि हमें फैमिली को एकदम निग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारा बेस ही वही है। हम वो हैं तो हम हैं, वरना हम कुछ नहीं है। ठीक, तो हमें हमेशा उनके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। हर किसी की, अब मानिए आज के टाइम के हम हैं, लेकिन हमारी फैमिली रूढ़िवादी है या कुछ है, तो अपने अंदर इतना दम रखिए ना कि आप अपनी फैमिली के थॉट्स को चेंज कर सकें। बिल्कुल कि वो आपके अनुसार सोचे और हम उनके अनुसार सोचें। आप जब बचपन में रोते होंगे तो उन्होंने अपनी रूढ़िवादिता नहीं देखी होगी, हमेशा आपके आंसू पोंछे होंगे। जब आप बिस्तर पे बैठ के आपके जब भी अपने डेली रूटीन का काम करते होंगे, तो आप नहीं साफ करते हैं, आपकी फैमिली साफ करती है। तो आज जब उन्होंने आपको समझा, तो अब ये समय है कि आप अपने विचारों को भी उन्हें बताइए। हर कोई समझता है, बस आपके बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप लड़ भिड़ के घर में बैठे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात आपको कोई नहीं सुनेगा। आप ऐसे काम करिए, आप ऐसे एफर्ट्स डालिए कि सामने वाला हमको सुने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है एफर्ट डालते हैं। आपने बताया सचिन तेंदुलकर जी का आपने एग्जांपल दिया कि सचिन तेंदुलकर जी की फैमिली से ब्लेस्ड थे और उनका सपोर्ट था और आज वो एक मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर आपकी स्टोरी को इस इंडिया का सारा स्टूडेंट ग्रैब कर ले, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ इस मिथ में आ जाएंगे कि हमें तो खिलाड़ी बनने के लिए आगे जाना चाहिए, हमें हीरो बनने के लिए आगे जाना चाहिए, हमें एथलीट बनने के लिए आगे जाना चाहिए। क्या लगता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जैसे क्रिकेटर्स हो गए, ये कम से कम लोग ग्रैब करते हैं। एक बड़ी कम्युनिटी और हर एक बच्चा यही चीज अगर करता रहेगा, तो क्या वो अपने कैरियर को स्टेबलाइज कर जाएगा? अच्छा, कैरियर की बात करें तो जरूरी नहीं है कि, अगर नॉर्मल हम पर्सपेक्टिव में बात करें तो जनरली लोगों का थॉट होता है कि करियर क्या है, आपको जॉब बनाना है, आपको बिजनेस बनाना है, या आपको कोई पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप किसी को फॉलो ना करिए। अच्छा, आप खुद को समझिए आप क्या है। अगर आप एक अच्छे पेंटर हैं तो आप पेंटिंग फील्ड में आगे बढ़िए। संजीव कपूर सर हैं, शेफ हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जनरली घर में बोलते हैं ना, यार तुम खाना बनाओगे। आज उन्होंने खाना बना के ही हमारे इंडिया को इतना अच्छा प्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि आप खुद को समझिए कि आप क्या हैं। ठीक, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं जहां आपके फादर 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं, मदर हाउस वाइफ है। आप कैसे बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आप एक करियर ऑप्ट कीजिए, आप एक जॉब लीजिए, भले ही वो एक गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। आप खुद को इस लायक बनाइए कि आप अपने सपनों को जी सकें। आप दूसरों पर डिपेंड कि हाँ मेरे फादर साहब आएंगे, वो पैसा लगाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, ये कहाँ का ओपिनियन? बिल्कुल। आप अपने ओपिनियंस पे ठहरिए, अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आइए। कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है ना कि जब तक आप पेरेंटल आपका अफेक्ट अच्छा नहीं है अगर आपके ऊपर, तो आप पैसों की समझ आपके अंदर अच्छी नहीं आएगी। लेकिन जब समय ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि पैसा जुटाए कैसे, उड़ाए कैसे। अच्छा, सबसे पहली चीज, पैसा उड़ाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो सबसे बेकार चीज है। अच्छा, अगर मैं बीइंग अ कॉमर्स लेक्चरर एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम पैसे उड़ाने की बात कर रहे हैं ना, तो हम अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर रहे हैं। ओके। आपने अगर 10 रुपए अपने घर पे रखा हुआ है, ठीक है, और आपने 1 साल तक वो अपने घर के पर्स में रखा है और आप उसे बैंक में नहीं रख के आ रहे हो, ठीक है, बैंक में नहीं रख के आ रहे हो मतलब वो सर्कुलेशन से हट गया। वो 10 रुपए का वैल्यू जो आपके आने वाले समय में अच्छी खासी हो सकती थी, 11, 12, 13 जो भी इंटरेस्ट लगता, वो तो अब सर्कुलेशन से हट गया।
अब उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। आप पैसे उड़ाने के कॉन्सेप्ट पे आओगे तो आप पैसा वेस्ट कर दोगे। तो आप अगर आप पैसा वेस्ट कर रहे हो तो आप तो फिर उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे कि आज का यूथ क्या है, उसको समझ ही नहीं है किसी चीज की। बिल्कुल। अगर यूथ को समझ है तो वो कहीं से पैसे को वेस्ट कर ही नहीं सकता। सही बात है। वो हमेशा अब जैसे आप हैं, हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो बचपन में जब हम लोग, आजकल के बच्चों को तो 100 रुपए पॉकेट मनी मिल रही है, 500, हम लोग को 1-1 2-2 रुपए मिलते थे, है ना। तो भी उस 1-1 2-2 रुपए को वो एक मिट्टी की गुल्लक में हम लोग लगाते थे कि हाँ हम बचा के रखेंगे, आने वाले फेस्टिवल पे हमको ये चीज लेनी है, हमको ऐसा करना है। तो वो भी एक बचाने का तरीका होता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि ये सारे बचाने के तरीके बच्चा खुद नहीं सीखता, ये आपकी पेरेंटिंग जो होती है वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी, जैसे आज का सिनेरियो आप ले लीजिए, हम क्यों कहते हैं आजकल के बच्चों की इतनी ज़्यादा जैसे उड़ाने वाली, पैसे उड़ाने की बात है, हम क्यों कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे पैसे उड़ाना ज़्यादा सीख गए हैं? क्यों? आजकल के पेरेंट्स भी अपनी पेरेंटिंग भूल गए हैं। समहाउ दे फील कि हाँ हमने उनको एक मोटर बाइक प्रोवाइड करा दिया है, हमने उनको एक टैबलेट प्रोवाइड करा दिया है, नाउ वी आर फ्री फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हमारे अंदर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बची, बच्चा सब समझ लेगा। आप एक चीज़ बताइए, अब आप है सर, आपको अपने जीवन की फर्स्ट साइकिल कौन सी एज में मिली थी, कौन सी क्लास में मिली थी? वही 7th 8th अप्रॉक्स। 7th 8th। आजकल के 7th 8th के बच्चों को क्या मिल जाता है? टैबलेट, मोबाइल, आईफोन, गाड़ी मिल जाती है। तो जिस एज में साइकिल मिलनी चाहिए तब हमको गाड़ी मिल रही है। बिल्कुल। जब हमको 2 व्हीलर मिलना चाहिए था तब हमको 4 व्हीलर मिल रहा है। तो 4 व्हीलर वाले टाइम में जहाज तो लाके खड़ा नहीं कर देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पेरेंट्स की गलती आ जाती है। तो आज के जो सिनेरियो के जो यंग जनरेशन पेरेंट्स है ना, उनको भी समझना चाहिए कि पेरेंटिंग भी एक स्किल है। बिल्कुल। आप ये नहीं कि आपने बस, अब हम लोग भी हैं, हम लोग के पेरेंट्स ने भी हम लोग की पेरेंटिंग की है, हम लोग को गाइडेंस दी है। आज जो भी है, हर कोई जो हम लोग के एज सिनेरियो में आता है वो कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से उठ के नहीं आता है, सबने अपना करियर बिल्ड किया हुआ। आज हम यहाँ, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, आज हम यहाँ बैठे तो समहाउ आपने कुछ देखा है। बिल्कुल। कि हाँ ये कुछ बिल्ड हुआ है, कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज है जो मैं गाइड कर सकता हूँ। बट क्या आने वाले यूथ से हम इन सारे एक्सपीरियंस की उम्मीद कर सकते हैं? पेरेंटिंग ना एक सोशल मीडिया का एक उभरता हुआ टॉपिक है कि हमें बेहतर पेरेंट बनता है। बेहतर पेरेंट का पता है आपने कैसे एग्जांपल दिया लोगों ने कि एक समय पर इतना पैसा कमाना है, जब अपना बच्चा हो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो उसको दिला देंगे। क्या ये बेटर पेरेंटिंग का निशानी है, बच्चा बर्बाद करने की निशानी है? अच्छा, एक बात है कि जब मतलब हम लोगों ने भी अपने टाइम पीरियड में एक चीज़ देखी है कि हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे जिद करते हैं, सड़क पे लेट जाते हैं, मुझे मम्मी ये चीज़ चाहिए, मुझे पापा ये चीज़ चाहिए। तो ये तब भी था और ये अब भी है। तब अंतर क्या था? तब पेरेंट्स को था कि नहीं, मुझे फिजूल खर्च नहीं करना है। तुम कितना ज्यादा जिद करोगे, एक टाइम बाद तुम्हें इस 10 रुपए की कीमत समझ में आएगी। और आज के पेरेंट्स ज्यादा कमाना है, लेकिन किस लिए कमाना है? क्योंकि उनका मोटिवेशन, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो गलत है। क्यों? उन्हें कमाना इसलिए नहीं है क्योंकि अपने बच्चे को एक करियर स्टेबिलिटी दे पाए, उनको कमाना इसलिए क्योंकि बच्चे की जिद को पूरा कर पाए। तो यहीं पे आके इन दो, जो हमारे दो यूथ, आज का यूथ और जो हमारे से एक प्रायर स्टेज रही है, यहीं पे आके दोनों क्या हो जाते हैं? बाइफिकेशंस में आ जाते हैं। ठीक, कि आज का यूथ क्या चाह रहा है कि हमारी जिद्दें पूरी हो, और पहले का यूथ क्या था कि जिद पूरी तो नहीं हो रही है लेकिन हमें अहमियत समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमारे माँ बाप किस तरीके से वो 10 रुपए कमा के लाए हैं, और आजकल वो अहमियत बता ही नहीं जाती। अच्छा, जिद भी एक तरीके का एक स्टेटस सिंबल हो गया। कैसे कि पेरेंट अगर कुछ भी ग्रोथ करता है, अब उसको अपने बच्चे को पढ़ाना है ना, तो वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, वो कोई हायर अथॉरिटी बिल्डअप स्कूल में उसको एनरोल कराएगा, जिससे उनका स्टेटस कायम रहे कि मेरा बच्चा इस एक्स स्कूल में जाता है। पॉइंट है ना बात। अब क्या बात होती है कि जब हायर एजुकेशन आप उसको प्रोवाइड कराते हो तो बच्चे की मेंटालिटी ऐसी होती है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो फरारी से आ रहे हैं, वो लैम्बोर्गिनी से आ रहे हैं, और आप मुझे साइकिल से भेज रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो इतना हायर, ये जो लेवल आप बनाते हो बच्चे और उनके दोस्तों के बीच में, तो क्या बच्चों को बिगाड़ने में या अपनी पेरेंटिंग को बिगाड़ने का ये भी कोई मतलब एक है कोई पैटर्न? अच्छा सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा स्कूल में अपने दोस्तों के साथ कितने घंटे बिताता होगा? अप्रॉक्स 5-6 घंटा। और पेरेंट्स के साथ कितने घंटे? मिनिमम 20 आवर्स।
अगर बच्चे के दिमाग पे उसका जो पीयर ग्रुप है, इसको हम लोग अगर हम चाइल्ड पेडागोजी की लैंग्वेज में जाएं तो ये एडोलेसेंस की एज में जो पीयर ग्रुप होता है, मतलब पीयर जो हमारे साथ जो भी दर्शक देख रहे हैं, पीयर ग्रुप वो होता है कि जो एक बच्चा है एक टाइम बाद अपने ही जैसे लोगों को ढूंढने लगता है कि हमारा एक ग्रुप है, जैसे फ्रेंड्स ग्रुप जनरली हम कहें फ्रेंड सर्कल। अगर हमारे दिमाग पे हमारा फ्रेंड सर्कल और उसकी की गई बातें ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं और पेरेंट्स की बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमारे फ्रेंड्स के साथ है। क्या लगता है पेरेंट का स्ट्रांग क्यों नहीं हो पाता है बच्चों के साथ? आज के पेरेंट्स कभी बच्चों से ये जानना ही नहीं चाहते कि बेटा तुमने दिन में किया क्या। पॉइंट है, ऑफिशियल ड्यूटी है ना सबकी। आज की दुनिया, पहले की दुनिया, आने वाली दुनिया, कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं है कि वो अपनों के लिए दिन का 1 घंटा ना निकाल पाए। और अगर आप किसी को 1 घंटा अपने दिन का दे रहे हो ना, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है ना कि सोसाइटी कुछ भी कहती रहे, मेरे लिए आप जो हैं वो मेरे लिए आप ही हैं, आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरे लिए सब कुछ है। बट जो आप बता रहे हैं ना, ये आपकी उस दिमाग को दिखाता है जो एक बेहतर पेरेंट को आपको बनाता है। लेकिन ये जो पेरेंट का गाइडेंस है, जैसा कि आपने नॉलेज किया है कि आपने एक्नॉलेजमेंट करी है कई लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पर, और अपना एक्सपीरियंस के बेस पर आप बता रहे हैं कि पेरेंट की भूमिका ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जिन पेरेंट्स को ये चीज पता ही नहीं है कि मुझे अपने बच्चे को हैंडल कैसे करना है, उसके रोलर कोस्टर अपग्राउंड अप एंड डाउन्स को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे सीखना चाहिए अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए? अच्छा, जिनको यही नहीं पता कि मुझे पेरेंट्स कैसे बनना है, बिल्कुल, तो मतलब ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन आपको जब यही नहीं पता कि हमें उस स्टेज को जाना कैसे है, हमें उस स्टेज पे आगे बढ़ना कैसे है, तो आप उस स्टेज को ऑप्ट कैसे कर सकते हो? पॉइंट है। आपको पता ही नहीं है पेरेंट होता क्या है, आपने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, आपको उनसे सीख नहीं मिली कि आप कैसे पेरेंट बन सकते हो। बट हाँ, कि हमें कुछ नेसेसिटीज़ हैं जिनके लिए हमें आगे बढ़ना है, या हमें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, उसके चक्कर में हाँ चलिए हमने हमारे यहाँ जो भी है चाइल्ड आ गया, ठीक, बच्चा हो गया, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपको करना क्या है, आपको उसको परवरिश कैसे करनी है। तो क्या आपको अपनी मैरिज स्टेज से जो नेक्स्ट स्टेज होती है वहाँ बढ़ना लाजमी था आपके लिए? पहले आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। अब हम लोग कहते हैं कि आजकल का जो जनरल सिनेरियोज हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होता है, हद से ज़्यादा होते हैं। शादी क्या है? अगर हम नॉर्मल बात करें, शादी क्या है? शादी आपके दिमाग की समझ है। लोग कहते हैं प्यार है, मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, आपके साथ 10-12 साल से आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ है, फीमेल फ्रेंड है, और मतलब बहुत आपका केयर करती है और हर चीज़ में आपको एकदम अच्छे से मानती है। बिल्कुल। वहीं अभी आपको 4 दिन हुए रिलेशनशिप में आए हुए, बस अंतर क्या है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं वो थोड़ा दिखने में अच्छे हैं और आपकी फ्रेंड थोड़ी नॉर्मल पर्सनैलिटी है। हम क्यों अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ? उसकी बॉडी को देख के या उसके व्यक्तित्व को देख के? व्यक्तित्व आप कैसे जानेंगे जब तक आपने बात ही नहीं की? सबसे पहली चीज क्या होती है? फिजिकल अपीयरेंस। बिल्कुल। प्यार जैसी कोई चीज अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती होती तो इंसान उससे ज्यादा कनेक्ट होता जिससे वो अपने जीवन का समय, मतलब कहते हैं ना, समय जिसके साथ स्पेंड कर रहा है। आजकल के ज्यादा बच्चे अपने माँ बाप से लड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं, और जब हम इंडिया में उस प्यार की बात करते हैं, तो प्यार इज इक्वल टू रिलेशनशिप, नॉट जैसे कि यूथ समझती है। प्यार, एक माँ बाप का प्यार अलग होता है, फ्रेंड्स का प्यार अलग होता है, हस्बैंड वाइफ का प्यार अलग होता है। जहां पर रोमांटिज्म ऐड हो जाए वो रिलेशनशिप हो जाता है। मेरा मोहब्बत हो गया, धोखा हो गया, ये सब जो वहाँ पे चल रहा है, जो फिल्मी दुनिया चल रही है, पहले तो वहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी चीज़ को प्यार का नाम दे रहे हैं ना, तो वो केवल और केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है। मेरी आपसे वाइब्स मैच हो रही हैं, मैं आपके साथ बैठूंगा, आपके साथ बात करूंगा। मेरी आपसे वाइब्स मैच नहीं हो रही, मैं आपके साथ क्यों बैठूं? बिल्कुल सही बात है। हमेशा मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती। इंसान एक दूसरे को समझता है। अगर वो इंसान एक दूसरे को समझ, हम लोग आजकल का बहुत सिनेरियो चलता है कि लव मैरिजेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने एक दूसरे को समझा नहीं है, वहाँ हमने एक दूसरे को देखा है। बिल्कुल। जब हम देखने के साथ साथ एक दूसरे को समझ जाते हैं ना,
तो वो जो बाहरी आकर्षण है वो किसी मायने नहीं रखता। तो आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन में 2024 के अंदर लव मैरिज ज्यादा बेहतर होती है कि अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर होती है? देखिए सर, सबसे पहले तो एक इनएक्सपीरियंस्ड बंदे से क्वेश्चन है। अगर जब आपकी करियर बनाने की उम्र है, वही है कि अगर हम अडोलेसेंस की एज देखें, जो हमारी टीन एज है, जो हमारी 13 से स्टार्ट होकर 19 तक चलती है, उसमें बच्चे को करियर भी बनाना है। जो हमारे एक स्टैनली हॉल साहब रहे हैं, जो हमारे चाइल्ड पेडागोजी के स्पेशलिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज है। मतलब सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ पे परेशान रहता है। क्यों रहता है? बच्चे के बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे के मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, बच्चों को सोशल इंट्रैक्शन हो रहा है। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज तो बात की बात है। पहले हम बात करें कि जब उन सारी चीज़ों, और वहीं पे बच्चे को करियर भी बिल्डअप करना है, तो अगर उस सिनेरियो में अगर बच्चा सही उसमें आगे नहीं, मतलब सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ा, मान लीजिए कई बच्चे होते केवल करियर फोकस्ड हो गए, उन्होंने सब कुछ हटा दिया। अब जैसे मान लीजिए कई लोग समझते हैं कि आप करियर फोकस्ड होके चलिए, ठीक, तो आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। नहीं, आप सोशल इंटरेक्शन नहीं रखेंगे, आपके सोशल इंटरेक्शन की स्किल बेकार हो जाएगी। यू कांट बी ओनली द करियर पर्सपेक्टिव पर्सन। इफ यू वांट टू बी सोशल ओरिएंटेड, आपको सोशली आगे बढ़ना पड़े। प्यार ज़रूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही प्यार हो, हम अपने पीयर ग्रुप के साथ भी एक अटैचमेंट रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट, जो हमारे एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं वो भी इसी टाइम पे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग NEP की बात करते हैं, जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो थर्ड आई है 2020 में, इस पॉलिसी ने हमको ये चीज़ बताया है कि आपकी जो टीन एज है, ये टीन एज में आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हो, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी लव लाइफ है, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आप अट्रैक्ट होगे, आप अपने ऑपोजिट जेंडर, समहाउ आप अपने सेम जेंडर के प्रति भी अट्रैक्ट होते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में आपका टॉपिक है। तो इट इज नॉर्मल, हाँ, और ये ज़रूरी भी है। बिकॉज ऑफ अगर आपकी बॉडी में वो चेंजेस नहीं है ना, तो आप अपनी लाइफ का वो पोर्शन ही स्किप मार दोगे। और अगर आपने लाइफ का वो पोर्शन स्किप मार दिया, तो जिस टाइम उस चीज़ की आपको ज़रूरत है, उस टाइम आप वो चीज़ समझ रहे होगे जो आपको पहले 5 साल में समझ जानी चाहिए थी। कि अक्सर जब सोशल मीडिया की बात आती है तो कई सारे महान बाबाओं की बात आती है, और महान बाबाओं ने हमेशा इस चीज़ को इनरोल करा है कि ब्रह्मचर्य को आप फोकस्ड करिए, मतलब आप अपने कैरियर पे फोकस करिए, और लस्ट जैसी चीज़ें ये आपके लिए अभी नहीं बनी है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी एज ग्रोइन पर होती है, कि आपने बताया कि चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, क्या इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं होता है? लस्ट पर, सेक्स पर, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई असीम अनुकंपा का एक हाथ है। लेकिन उस चीज से हटके अगर ये कहा जाए कि सिर्फ आप कैरियर पे फोकस करो, ये चीज आपके लिए बेकार है, ये चीज पे अगर आप फोकस करते हो तो गलत है, तो आपकी क्या राय है कि कैरियर पे फोकस करना चाहिए या इसको भी साथ लेकर एक बच्चा चल सकता है? तो जो हमारा पुराना टाइम था, गुरुकुल सिस्टम था, बच्चे वहाँ बंधे थे, उनको पता था कि हमको अपनी लाइफ में यही चीज़ करनी है, करियर फोकस्ड है। और जो आज का टाइम है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। तब बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं था, 5G वाला इंटरनेट नहीं था, वो किनारे बैठ के कुछ भी देख नहीं सकता था। आज के टाइम में बच्चों को सब पता है। जो हमको आपको 20 साल की उम्र में पता चल रहा होगा ना, आजकल के बच्चे को 11-12 साल में वो चीज़ पता चल चुकी है। बस मायने क्या रखता है कि बच्चा, जैसे फिर बात आते हैं, अगर फैमिली बैकग्राउंड पे बात करें, कि बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स से छुपाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स शायद उतना कोऑपरेटिव नहीं है। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कोऑपरेटिव होते हैं ना, तो इन सब चीज़ों में बैलेंस बनता है। आप तराजू लीजिए, एक तरफ खूब वजन रख दीजिए, एक तरफ खाली छोड़ दीजिए, क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। वैसी आपकी लाइफ है। बिल्कुल। और जो तराजू में बाट होते हैं ना, बाट जो बैलेंस बनाते हैं, वो हमारी फैमिली होती है। फैमिली होती है। वो बाट अगर किसी, मानिए हमारे फादर साहब हैं, आपके फादर साहब हैं, जनरल कोई भी बच्चा है, उसको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अलग करना है, नहीं बेटा तुम्हें यही करना है, तो क्या आप एक तरफ ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो? आप वो बाट बन गए हो जो तराजू के एक हिस्से में ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो। तो क्या होगा? दूसरे साइड का उछल के दूसरी साइड आ जाएगी, वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ वो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, आपकी लाइफ खराब होनी, स्पॉइल होना चालू हो जाती है। एज ए टीचर आपने बहुत बच्चों को मेंटोर किया हुआ है, आपको क्या लगता है कि एक टीचर की भूमिका सिर्फ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको सिर्फ पढ़ाना है, या आप इस जनरेशन के बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनते हो साथ में? आज के टाइम में यू मस्ट हैव टू बी द प्रॉब्लम सॉल्वर।
यू कांट बी ओनली द टीचर। आप केवल टीचर नहीं हो सकते। अगर आज के टाइम पे आप टीचर हैं, जैसे अब 27 मेरी एज है, मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एजुकेशन में पढ़ाता हूँ। हम मानते हैं ग्रेजुएशन में हमसे छोटा बच्चा आता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन और जब हम एजुकेशन या स्पेशल कोर्सेज की बात करते हैं ना, तो हमसे बड़ा बच्चा भी वहाँ आता है। बिल्कुल। अगर हम स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं तुम्हें यही करना है या ऐसे ही करना है, तो हम वो एज ग्रुप को डील ही नहीं कर पाएंगे, ना अपने छोटों को समझ पाएंगे, ना बड़ों से डील कर पाएंगे। आज का टीचर अगर केवल टीचर बन गया, तो आप ये मान के चलिए आप बच्चे को ज्ञान दे रहे हो जो कि किताबों में है। आप बच्चे को ज्ञान दे रहे हो जो कि किताबों में है, लेकिन आप बच्चे को वो ज्ञान नहीं दे रहे हो जो उसके जीवन में है। यू आर ओनली दी फैसिलिटेटर ऑफ बुक्स। आप बुक्स की एजुकेशन का फैसिलिटेट कर रहे हो वहाँ पे, आप लाइफ को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो। कहते हैं ना, डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वकील से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। क्या ये प्रोफेशंस हैं? और हमेशा प्रोफेशनल। अब टीचर एक प्रोफेशन है। टीचर दो तरीके के होते हैं, एक प्रोफेशन को समझते हैं, एक जॉब समझते हैं। जो आपकी जॉब समझेंगे उनको बच्चों से रत्ती फर्क नहीं पड़ता, बट जो प्रोफेशन समझेंगे उनके लिए बच्चे ही सब कुछ होते सब कुछ है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि कई सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपने आप को इतना टीचर कैरेक्टर में ढाल लेते हैं कि बच्चे की कितनी भी प्रॉब्लम हो उनको उस चीज से मतलब नहीं है। ड्यू टू रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स की, बट कई सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जिनको रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहिए। लाइक अभी आपने कई सारे ऐसे केसेस देखा होगा जहां पर एक बच्ची थी, उसके बैग में कुछ रखा हुआ था, कुछ सस्पिशियस रखा हुआ था, जिनको उनकी फीमेल टीचर्स और मेल टीचर्स ने देखा। मेरा कहने का मतलब है कि उनको फीमेल्स को ही देखना चाहिए था जिस चीज को, वहां पर उनको मेल को इंटरेक्ट करा गया और उस बच्ची को इन टीचरों के द्वारा काफी प्रताड़ित करना पड़ा, जिसके वजह से सदमे में आकर वो लड़की आत्महत्या कर लेती है। एक जनरल सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे के बैग में कुछ है, या बच्चा किसी ऐसी चीज के साथ है जिसको हम नहीं हर किसी के साथ देख सकते हैं, तो भले वो मेल टीचर हो, भले वो फीमेल टीचर हो, टीचर का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। भले वो मेल टीचर है, भले वो फीमेल टीचर है, आप टीचर बने हो क्योंकि आपने उस ऑक्यूपेशन को, उस प्रोफेशन को चुना है। तो आपके अंदर इतनी समझ में होनी चाहिए कि आपको बच्चे की चीज़ों के साथ डील कैसे करना है। फॉर अ गर्ल, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक लेक्चरर हूँ, मुझे भी बहुत टाइम से 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 2 साल का मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस है। भले ही बच्चे लड़के हों या बच्ची लड़कियाँ हों, मेरे लिए वो बच्चे हैं। वो जितने लड़के मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, उतने ही कंफर्टेबल मेरे साथ लड़कियां भी हैं। क्यों? बिकॉज वो जानते हैं कि अगर हमने इनको कुछ बताया या हमने इनसे अपने जीवन की कोई चीज़ शेयर की, तो हमें गाइडेंस तो मिलेगी और वो इन्हीं तक रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चे पे इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने लाइफ में बहुत चीज़ें देख रहा है। हम कहते हैं अरे तुम्हारी ज़िंदगी में क्या, 18 साल के हो, तुम्हारा अभी क्या घर से खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है? नहीं, हर बच्चे के जीवन में हर दिक्कतें होती हैं, है ना, हर पड़ाव पे दिक्कत होती है। कई बार आपने एग्जाम्पल सुना होगा, मान ली किसी बच्चे की जॉब नहीं लगी, तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है घर में, तुम्हारी जॉब नहीं लगी, उससे पूछो वो तो क्या वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता है। तो वो स्ट्रीट लाइट वाले की जीवन में उसकी कठिन परिस्थितियां हैं, और जिसकी जॉब नहीं लग रही है उसके लिए भी उसकी कठिन परिस्थितियां हैं। आप कभी भी दोनों को इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। हमारी जीवन में हमारे लिए कठिनाइयां हैं, उनके जीवन में उनके लिए कठिनाइयां हैं। उनके जीवन को जीने के तरीके अलग हैं, उनके एम्स अलग हैं, हमको हमारे जीवन को जीने के तरीके अलग हैं, एम्स अलग हैं। तो हमेशा कंपैरिजन जो होता है वो ना होके इंसान को समझा जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं इस चीज़ की दुहाई देते हैं कि देखो उनका लड़का है, उसको इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और तुमको तो मैंने इतनी फैसिलिटीज दी है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज़ इस बारे में ये कहना चाहेंगे सर कि जो पेरेंट्स जिस वक्त अपने बच्चों का कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं कि उनके लड़के ने ये चीज़ कर ली, तुम क्या कर रहे हो, तुमको तो उससे अच्छी फैसिलिटीज़ है या जो भी है, तुम क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले तो क्या होता है, वहाँ से अपने बच्चे से अलग हो गए, डिटैच हो गए। क्यों डिटैच इसलिए हो गए? बिकॉज ज़रूरी नहीं है ना कि जो उनके रिलेटिव का बच्चा हो उसका भी मेंटल लेवल वही हो जो हमारा बच्चा उसका मेंटल लेवल हो। अगर मेंटल लेवल सबके एक जैसे होते तो आईक्यू जैसी चीज़ क्यों बनती ही नहीं। हम आप सब एक ही जैसे होते, आज हम भी देश को लीड कर रहे होते पीएम बन के, क्यों हमारे पीएम की जरूरत पड़ी है? सही बात है ना। आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो देखा जाए तो हम भी एक टेक कंपनी में बैठ के सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि सब तो एक ही जैसे। जिस तरीके से हमारी धर्म
धर्म अलग हैं, रंग अलग हैं, जातियाँ अलग हैं, हमारे फेस्टिवल्स अलग हैं, ऐसे हमारे मेंटल लेवल्स भी अलग हैं। हमारे मेंटल लेवल्स हमारे परिवार, जो हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और बाकी अगर बच्चा अपने आप में बहुत अच्छा केपेबल है तो उसको पता है, कई बच्चों को तो सेल्फ गाइडेंस होती है कि मुझे अपने जीवन में ये करना है, मुझे आगे इस तरीके से बढ़ना है। आपको क्या लगता है कि जिनके पेरेंट्स का आईक्यू बेहतर नहीं था, जिनके डीएनए में वो फैक्टर्स नहीं हैं, क्या उनका बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज़, आईक्यू जैसी चीज़ हमारे डीएनए से रिलेट करती है जी। अगर हम इस बारे में बात करें जी। हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। आईक्यू क्या है, हमको क्या क्या पता है, ठीक, हम किस चीज़ के बारे में कितने अवेयर हैं। किसी बच्चे का जन्म हुआ, अपने घर में जन्म हुआ, सबसे पहली लैंग्वेज उसने कौन सी सीखी? अपनी मदर टंग सीखी। हाँ। क्यों? पंजाबी घर में हुआ, उसने पंजाबी सीखी, मराठी में हुआ महाराष्ट्रन सीखी, हिंदी कल्चर में हुआ हिंदी सीखी, गोवा में हुआ इंग्लिश सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि उसको वही माहौल मिल गया, एनवायरनमेंट वैसा मिल गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स उस लैंग्वेज को जानते थे ना। हाँ। तो हम ये तो नहीं कह सकते अगर आप किसी चीज़ को जान रहे हो तो आप आईक्यू में 0 तो नहीं हो। बिल्कुल, है ना। हम एक टाइम में, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक बार बर्गर खा रहे हैं, अगली बार हम क्या बर्गर सेम रिपीट नहीं करेंगे, हम कहेंगे कुछ और एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है। तो जब एक बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है ना, तो केवल बच्चा नहीं सीख रहा होता है, उसके साथ उसके माँ बाप भी सीख रहे होते हैं। तो जब माँ बाप अपने बच्चे को गाइडेंस देते हैं तो बच्चा उन गाइडेंस को अडॉप्ट करके और आगे बढ़ता है। जब वो अपनी टीन एज में होता है, एडोलेसेंस की एज में होता है, तो जब अपने सोशल फैक्टर्स से मिलता है, अपने टीचर से मिलता है, तो एक बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसको किस किस से क्या क्या चीज़ ग्रैप्स करनी है। आप निगेटिव चीज़ भी ग्रैप्स कर सकते हो, आप पॉजिटिव चीज़ भी ग्रैप्स कर सकते हो। यार ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर फैक्टर हमारे यहाँ प्रेजेंट है। आप निगेटिविटी भी ला सकते हो, आप पॉजिटिविटी भी ला सकते हो। क्या लानी है ये आपको आपकी समझ है। क्यों? क्योंकि 15 साल के बच्चों को इतनी समझ होती है कि उसको क्या लानी है, क्योंकि उसके साथ अभी इतनी चीज़ें होती हुई चली हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको नहीं समझ है तो आप बात करिए, आप जिसके साथ कंफर्टेबल है। आप फैमिली के साथ नहीं है, आप किसी फ्रेंड के साथ कंफर्टेबल है। अच्छा, फ्रेंड कौन चूज करता है? एक बच्चा चूज करता है। तो फ्रेंड की चॉइस कैसे होनी चाहिए तो बच्चे पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, अच्छी कंपनी में है कि बैड कंपनी में। और दूसरी चीज़, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी, ये भी कोई चीज़ नहीं है कि अच्छी कंपनी बुरी कंपनी, नहीं। अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी के पीछे अगर कोई राज है तो वो ये है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। बच्चे को वो सारी चीजें नहीं मिली जो उसको एक्चुअल लाइफ में मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने भी बताया कि कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें, ये इंसान डिपेंड करता है कि वो कैसे सीखेगा। हम कैसे पहचाने कि कोई इंसान जो हमें मिला है वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, जैसे मान लीजिए हम लोग जनरल सिनेरियोज की अगर बात करें तो अगर हमको कोई लड़का सिगरेट पीता हुआ दिख गया तो हम कहेंगे ये बुरा है। पढ़ता हुआ दिख गया तो अच्छा है, ठीक। वो पढ़ाई में कितना ज्यादा पढ़ रहा है, कभी हमने ये चीज नोटिस की? नहीं की। कि वो पढ़ रहा है, बुक खोल के 24 घंटे बैठा, वो कितनी देर पढ़ा? क्या वो पढ़ ही रहा है? क्या वो कुछ और चीज नहीं कर रहा? या सिगरेट पीने वाला को किसी दुकान पे मैंने देख लिया कि हाँ एक सिगरेट लेके लड़का खड़ा है, तो ज़रूरी नहीं अगर वो पी रहा है तो दैट इज़ ओके। अब बच्चा अब इतना बड़ा हो गया, वो 18 क्रॉस कर गया है कि अब उसको समझ है कि उसको क्या करना है। लेकिन अगर उसने उस चीज़ की लत लगा ली है तब उसके जीवन के लिए वो खराब है, वो बुरा नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट आप हमें बताइए कि अगर कोई इंसान आपका दोस्त है तो हम ये कैसे पहचाने कि वो दोस्त नहीं है, वो बात नहीं है जो हमें आगे लेके जाएगा वो इंसान? अगर आप खुद एक ऐसे इंसान हैं जी जो अपने जीवन, अब जैसे मान लीजिए हम हैं, आप हैं जी, तो हम लोगों ने इतना जीवन तो देखा है ना कि हम लोग लोगों को समझ सके। बिल्कुल। अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त खड़ा है, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, वो आपको समझ पा रहा है, तो मतलब वो आपका दोस्त है। लेकिन अगर आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे उससे अपने दिल की बातें कह लेंगे? कैसे आप मान लेंगे कि तुम मेरे दोस्त हो? कैसे मान लेंगे तुम मेरी अच्छी चीज़ों में मेरे साथ खड़े हो, केवल मेरी तारीफ़ें कर रहे हो, मेरी बुरी चीज़ें मुझे नहीं बता रहे? कैसे मान लेंगे हम? और कहते हैं ना, आस्तीन का सांप, एक मुहावरा बहुत अच्छा है, ये उन दोस्तों पे बहुत फिट होता है जो दोस्ती को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मानते हैं कि अच्छे से दोस्ती भरे गानों पे वीडियोस लगा दी, हाँ तुम इतने अच्छे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन कभी भी उसकी गलत चीज़ों पे उसको बोलेंगे नहीं। तो ये बहुत खराब चीज़ होती है। तो फॉर अ बेस्ट फ्रेंड, कहते हैं ना हम लोग बेस्ट मान लेते हैं। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? वो फ्रेंड नहीं जो हमारा बहुत, मतलब एक वो होता है कि हाँ भैया जिसके साथ हमें पक्की दोस्ती है।
बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन ये होती है, बेस्ट वो इंसान होता है जिसको हम अपना मान सके। ओके। ठीक, वो फ्रेंड जिसको हम अपना मान सके वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ हम अपना पर्सनालिटी शेयर कर सके, जो हमको गाइड करे हम उसको गाइड करें। ठीक है, तो वहाँ पे हम बेस्ट फ्रेंड का सिनेरियो लेके चलते हैं। ये नहीं कि हाँ भैया हमारी तुमसे दोस्ती होगी, हाँ, ये हिसाब नहीं चलता बेस्ट फ्रेंड में। मैंने जहां तक लोगों को देखा है कि आजकल का जो इंसान है क्विक लर्नर हो चुका है, उसको हर चीज जल्दी जल्दी में चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि रील्स का स्क्रॉल देखा आपने, 60 सेकंड में सारी चीजें आपको दिखाई जा रही है। अगर आप यूट्यूब पे कुछ चीज लर्न करने जाते हो, तो ट्यूटोरियल सीखने जाते हो, तो आपको सिखाया जाता है कि जल्दी से जल्दी आप कैसे सीख जाएं। आपको क्या लगता है कि क्विक लर्नर और जल्दी सीखने में अंतर होता है? कि जैसे कि क्विक लर्नर मतलब मैंने कोई चीज जल्दी सीख ली, एक होता है कि कम समय में मैंने कुछ ज्यादा सीख लिया। आपको क्या लगता है, क्विक लर्नर ज्यादा बेटर होते हैं कि कम समय में ज्यादा कुछ सीखने वाले बेटर होते हैं? देखिए, क्विक लर्नर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि जब हम एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, हम मैथ्स के टीचर हैं, मान लीजिए हमने एक फॉर्मूला लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बच्चा पहली बार में समझ जाएगा, दूसरा बच्चा 2 बार में समझेगा, तीसरा 3 बार में समझेगा। तो अगर हम क्विक लर्नर की बात करते हैं ना, तो क्विक लर्नर उस तरीके में आता है कौन अपने IQ से सबसे पहले उस चीज को ग्रैब करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो क्विक लर्नर उस पर्सपेक्टिव में आता है। और जल्दी सीखना, या हम जिसको अगर कहें, ये जो 60 सेकंड और छोटे छोटे वीडियोस हैं, इनसे अधूरा ज्ञान आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। आपको पता नहीं, आप घर में बैठे हैं, आपको भूख लग रही है, आपको रोटी खानी है, आपको नहीं पता कि आटा कैसे गूंथते हैं, लेकिन आपको रोटी सेकना पता है, क्या खाएंगे आप? कुछ नहीं खाएंगे। तो अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। पूरा लीजिए, भले ही समय लगाइए, बिल्कुल सही, पूरा लीजिए। अगर अधूरा ही ज्ञान लेना होता तो जो 3-3 साल के हमारे ग्रेजुएशंस होते हैं, 2 साल की पीजीज होती हैं, तो एक साल में भी हम सब पढ़ा के निपटा सकते हैं ना। अभी विवेक बिंद्रा जी को आपने काफी सुना है, काफी कंट्रोवर्शियल स्टेट में रहते हैं हमेशा। वो बताते हैं कि 10 दिन में MBA सिखा देंगे। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं, कौन है ये? एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि 10 दिन में आपको MBA बना देंगे, MBA सिखा देंगे। आपको क्या लगता है, क्या कोई 10 दिन में MBA सिखा सकता है? MBA एक प्रोफेशनल कोर्स है। मैं किसी की पर्सनालिटी पे कमेंट नहीं करता हूँ सर, कि क्या पता उनके पास हो ऐसा कि वो सिखा दे, घोल देते हो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जर्नल पर्सपेक्टिव की, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बच्चे को आप पढ़ाओगे, आप बच्चे को एक फॉर्मूला याद कराओगे, तो एक दिन एक क्लास में वो फॉर्मूला समझाओगे, अगले दिन बच्चे से उस फॉर्मूले का इम्प्लीकेशंस पूछोगे। जब एक फॉर्मूला हमारे 2 दिन ले रहा है, तो MBA जैसा 2 साल का कोर्स 10 दिन में कैसे सीख जाएंगे? बिल्कुल, ठीक है। और सेकेंडली, MBA रेगुलर डिग्री नहीं है जी। MBA आपकी स्किल बेस्ड डिग्री, स्किल बेस्ड है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप MBA में बैंकिंग स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, HR ऑप्ट करते हैं, फिनेंस ऑप्ट करते हैं। अगर हम फिनेंस की बात करें, अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट का फिनेंस संभाल रहे हैं, तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए? एटलीस्ट वहाँ की इनकम कितनी है, ग्रॉस इनकम क्या है, नेट इनकम क्या है, वहाँ के एक्सपेंसेस क्या हैं, डायरेक्ट इनकम्स क्या हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। केवल इतना कंटेंट हम 11th क्लास में 1 साल में पढ़ते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि MBA में इतना ब्रॉडर एस्पेक्ट हम 10 दिन में पढ़ लेंगे? बिल्कुल सही है, यानी कि एक तरीके मिसलीड करना जनता को। बट दूसरी चीज, क्या पता कुछ हो, इंसान के पास कोई जादू ही हो जिससे वो ये चीजें कर सकता हो। वैसे भी भारत हमारा चमत्कारों का स्थान रहा है। चमत्कारों का स्थान रहा है, यहाँ हर घड़ी घड़ी चमत्कार होते हैं। जी, चमत्कारों से याद आता है इंसान का स्पिरिचुअल होना कितना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम सब, आप किसी भी कॉलेज में जाएं, किसी भी स्कूल में जाएं, वहाँ के स्टार्टिंग जब होती है तो किस चीज़ से होती है? जब हम मॉर्निंग में जाते हैं, मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं, तो आप सबसे पहले किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं? प्रेयर क्या है बताएं। प्रेयर हमारी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना है ना, जिसके जुड़ने के बाद हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जिसको पाने के लिए हम स्कूल आए। नाइस, व्हाट अ डेफिनेशन। अगर हम ये, अब आप किसी भी दिन कॉलेज जाइए और आपके स्कूल में असेंबली ना हुई हो, और अगर आप हैं एक अच्छे छात्र हैं, अच्छे क्या, आप नॉर्मल छात्र हैं, हम अच्छे और बुरे की बात नहीं करते हैं, अगर आपके स्कूल में असेंबली ना हो, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। मेडिटेशन जैसे हर कॉलेज स्कूल में बोला जाता है, हर जितने भी हमारे योग हैं, जितनी भी योग साधनाएं हैं, वो कहते हैं हमें हमेशा दिन में 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं ना कि हम क्या है, परमात्मा क्या है, वो मूर्तियाँ नहीं, हर धर्म में ईश्वर की
परिभाषा अलग अलग है। ठीक, परमात्मा क्या है? वो जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम कुछ मानते हैं, वो हम खुद भी हो सकते हैं। अगर आप खुद से इंस्पायर्ड हैं, अगर आप खुद की आत्मा में जाके कुछ सोच सकते हैं, आपका खुद दिमागी संतुलन है, तो आपको जीवन दुनिया के हर इंसान में कुछ ना कुछ सीखने वाला परमात्मा दिख जाएगा कि आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते होंगे। हम सर आपके साथ बैठे हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो क्या है, हमने आपके साथ एक वो बॉन्ड शेयर किया, कहीं ना कहीं हम लोग दिमाग से कांटेक्ट में आए, हम लोग कहीं ना कहीं वाइब्स मैच की। तो क्या है, हमारा मेडिटेशन भी तो वाइब्स को ही कंट्रोल करना है ना। क्यों हम लोग एक साधना की अवस्था में बैठ के मेडिटेशन करते हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने को समझ सकें, हम जो दीन दुनिया की परिस्थितियां हैं उनसे थोड़ा शांत होकर अपने इस दिमाग को थोड़ा शांत कर सके कि आने वाले दिन में हमको आगे बढ़ना कैसे है। बिल्कुल सही बात है। और आजकल की जो यूथ है उसको तो स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब होता नहीं है। उसको सिर्फ यही है कि एक मशीन बना दी गई है पैसे कमाने की। उसको ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल में हमारे देवी देवताओं की वैल्यूएशन क्या है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि जो यूथ है वो ये कहती है कि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए वगैरह। लेकिन जब आप उसके डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मूर्ति पूजा ही आधार नहीं हो सकती है स्पिरिचुअलिटी की। आप जिसको भी अपने मन में मानते हैं ना, बिल्कुल आपके लिए वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जो आपको अच्छी गाइडेंस देगा ना। कहते हैं ना, बच्चे के पहला गुरु, पहली ईश्वर कौन? उसकी माता है ना। उसको तो हम मूर्ति में नहीं ला रहे हैं ना, नहीं। उनसे भी हम कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे लिए वही परमात्मा है। माँ बाप ईश्वर के समतुल्य है। जब गणेश जी से कहा गया था कि आप संसार का चक्कर लगाइए, तो उन्होंने किसका चक्कर लगाया था? अपने माँ बाप का, अपने भगवान शिव और माता पार्वती का चक्कर, क्योंकि उनके लिए वो जहान था, उनके लिए वही परमात्मा थे, वही आत्मा है, वही अस्तित्व है, सब कुछ उनके लिए वही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं है कि आप एक चीज पे स्टक है, नहीं मूर्ति है तो हम सामने करेंगे। हिंदू धर्म की बात करें, अगर हम मूर्ति पूजा की बात करें, तो क्या होता है, कभी ना कभी आज के टाइम में भी आपने देखा होगा, हमारा ध्यान, हम पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए हम जैसे पूजा भी कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा ध्यान भटकता है, भटकते हैं ना। पीछे आप पूजा कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी आरती कर रहे हैं, पीछे आपको किसी ने आवाज़ दी, आपका तुरंत ध्यान भटक जाएगा। तो मूर्ति पूजा एक स्ट्रक्चर हमारे भगवान को दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे हैं, अस्तित्व में, हमारे पुराणों में है। और साथ ही साथ हम किसी में अपना ध्यान लगा पाएँ, किसी के सामने मग्न हो पाएँ, किसी को हम खुद को किसी के प्रति समर्पित कर पाएँ, इसलिए हम लोग मूर्ति पूजा को इफेक्टिव मानते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके मन में भगवान होने चाहिए। कहते हैं ना, हमारे चारों तरफ भगवान है। आप किसी को, जिसको भी मानते हैं कि हाँ वो हम उससे कुछ सीख रहे हैं, हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारे लिए हमारा परमात्मा है। ये मेरे अनुसार ये चीज़ है। हर इंसान अपना अपना मानता है, हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ है। देखिए, एक और बात होता है कि अक्सर जब हम किसी एक बड़े पदवी के बाबाओं की बात करते हैं, जब बाबा की बात आती है तो मतलब कि हम स्पिरिचुअल गुरु जी की बात कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल गुरु जी की एक ही बात होती है कि उनका सीधा मेन मोटिव होता है कि इंसानों को मुक्ति तक लेके जाना, कि आपको मुक्ति कराएंगे, आप ये करो तो मुक्ति पा जाओगे। किस चीज की मुक्ति की बात कर रहे होते हैं सब? ज्यादा डेप्थ में अगर मुक्ति में जाए तो हमें तो फिर मतलब जो स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जो धर्म गुरुज हैं, जो भी हैं, जो स्पेशलिटी रखते हैं, जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं, वो जाते हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंग मुक्ति की डेफिनेशन अलग होगी। लेकिन जिस उम्र में हम लोग हैं, हमारे लिए मुक्ति क्या है? जिन चीज़ों में हम बंधे हुए हैं, जो चीज़ें हमें खुद को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो हमारे लिए मुक्ति है। क्या बात। आज मुझे पता है, मुझे साल के अंत तक ये चीज़ अचीव करनी है। मुझे वो चीज़ अचीव करने से अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो मेरे लिए बंधन है। अगर मैंने उससे छुटकारा पा लिया तो मैं मुक्ति की तरफ आगे बढ़ गया हूँ। तो पहले जीवन में मुक्ति लाइए, अपने जीवन को मुक्ति के साथ जीजिए। ये नहीं कि एकदम फ्री हो गए, हमें अब किसी से कोई परवाह नहीं। अपने जीवन के उद्देश्यों, उसूलों को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं और उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं जो हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोक रही होती है, वो एक्चुअल में हमें मुक्ति प्रदान वही मुक्ति कराती है। सही बात है, बहुत अच्छा थॉट आपने हमारे साथ शेयर किया है। एक और बात ये होती है कि आजकल की यूथ में जो ना डिप्रेशन सबसे ज्यादा है। रीजन क्या होता है कि उसको आपने बताया ना कि अभी इंसान खुद को नहीं पहचान पा रहा है। क्या वजह होती है कि इंसान खुद को नहीं पहचान पा रहा और दुनिया की सारी बातों को ग्रैब कर रहा है? क्योंकि आजकल का जो यूथ है या आजकल का जो बच्चा है, उसके अंदर उसको ये नहीं पता है कि मैं हूँ क्या। बिल्कुल, मैं आज इस जगह हूँ,
या मैं आज इस क्लास में हूँ तो मैं इस क्लास में इसलिए हूँ क्योंकि ये क्लास आएगी। उसको ये नहीं पता कि क्लास मुझे क्या सिखा के जाएगी। जब आपको ये चीज़ पता चल जाता है ना, जीवन का ये पड़ाव हमको ये चीज़ सिखा के जाएगा, तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। और आज के टाइम में जो सबसे बड़ा डिप्रेशन का सोर्स है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो जब आप फ़ोन लेके इंस्टाग्राम खोल के रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, 2-3 वो टूटे दिल आप देख लेते हैं, चेंजेस इन डोपामिन्स, है ना, और जब आप वो तरह तरह की चीज़ें देख लेते हैं, वो दर्द भरे गाने सुन लेते हैं, तो आपको लगता है मेरी जीवन तो सब डिप्रेशन से भरा हुआ। नहीं, हर किसी का जीवन अलग है, हर किसी के जीवन में डिप्रेशन आता है, लेकिन उससे आपको डील कैसे करना है ये सही चीज़ है। अभी हमने मुक्ति और बंधन की बात की थी, तो डिप्रेशन क्या है? बंधन है। जब हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो डिप्रेशन आता है, हर चीज़ आती है, सुख दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन डिप्रेशन होता क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं होती और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें एक एंजाइटी अंदर से आती है कि हो क्यों नहीं रहा है, और वो एक टर्न लेता है डिप्रेशन का। इच्छाओं को कैसे रोकें? अच्छा, अब एक चीज़ हम बात करते हैं, मान लीजिए जैसे हम अपने कॉमर्स बैकग्राउंड में आते हैं, तो एक डिमांड जैसी चीज़ होती है। डिमांड मतलब जो हमारी डिमांड है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की मांग जिसको कहते हैं, वो इच्छाओं पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या केवल इच्छा होने से आप हर चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप उसको पाना चाहते हैं, एक्ट करना चाहते हैं। हाँ, और साथ ही साथ उसको पाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम कोई सामान, चिप्स खरीदने गए हैं, तो पहली चीज तो मुझे उस चिप्स को खाना है, मेरे अंदर ये इच्छा है। बट कैपेबल है कि नहीं अफोर्ड करने के लिए? है वो 5 रुपए का चिप्स खरीदने के लिए। हर इच्छा को अगर आप अपने जीवन की जरूरत समझ लेंगे तो आप डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल। और एक और बात ये बताइए कि इंसानों में इस चीज की इच्छा क्यों नहीं होती है कि कल में लैम्बोर्गिनी लाना है? देखिए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली क्या सोचेगा? लैम्बोर्गिनी और ऐसी ऐसी चीजें वो अपने दिमाग में लाता है, बस क्या ड्रीम है, लेकिन कभी ये नहीं सोचेगा कि मुझको उसको कल लाना है, इसके लिए मैं रो रहा हूँ, इसके लिए परेशान हो रहा हूँ, इसको तो मुझे चाहिए। ये चीज उसके अंदर नहीं होती। हाँ, ये जरूर होता है कि लैम्बोर्गिनी मुझे लेके आना है। अब दूसरा पहलू लेते हैं, लड़की की बात आती है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, अब मुझे कैसे भी करके इसको लेना है। मुझे लगता है कि जो इंसानों की जो इच्छाएं होती हैं वो अपने क्राइटेरिया पर डिपेंडेंट करती हैं। उसको पता है कि लैम्बोर्गिनी में अफोर्डेबल है ही नहीं मेरे लिए, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ, तो उसके जो मेजरमेंट स्केल होता है उसमें वो लैम्बोर्गिनी सेटअप ही नहीं है। उसको लगता है मैं इस लड़की को पा सकता हूँ, तो उसका सेटल है कि मैं तो उसको पाऊंगा ही। मुझे लगता है कि डिप्रेशन का ये ज्यादा पॉइंट बनता है कि जब आपके क्राइटेरिया सेटल हो कि इसको तो मैं पा सकता हूँ, फिर भी नहीं पा रहा हूँ। अब जैसे आपने बात की क्राइटेरिया सेटल होने की बात होती है, मान लीजिए हम लैम्बोर्गिनी नहीं पा सकते हैं, मेरी इच्छा है, मुझे चाहिए, तो उस इच्छा के लिए जब हम पॉजिटिव एफर्ट से आगे बढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे? अपना करियर क्रिएट करेंगे। बिल्कुल। और जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट हो रहे हो ना, आपके दिन के 24 में से 18 घंटे किसी चीज में इन्वेस्ट हो रहे हैं ना, तो आपके साथ डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं आती। आपके सामने आपका एक निर्धारित गोल होता है, जो कि हमको पाना है, आगे जाना। मुझे लैम्बोर्गिनी का मैंने एक उद्देश्य बनाया। जरूरी नहीं है कि आज रात में मुझको दाल मखनी खानी है तो दाल मखनी ही खानी है, ऐसा नहीं। मैं क्या पता नॉर्मल दाल पे भी आ सकता हूँ, लेकिन मैं एफर्ट्स तो करूंगा ना कि मैं इतनी चीज ले आऊं कि मैं रात में वो चीज बना सकूं। सेम एज इट इज मैं अपने जीवन का एक गोल सेट कर लिया कि मुझे ये चीज खरीदनी है, भले ही वो गोल रियलिस्टिक ना हो, मटीरियलिस्टिक हो, लेकिन हमको पता है हमें ये चीज खरीदनी है, उसलिए हम एफर्ट्स करेंगे। बिल्कुल। उसके लिए हम जो पॉजिटिव एफर्ट्स करेंगे, वहां से हमारे जीवन से डिप्रेशन हट जाएगा। और दूसरे पहलू पे अगर बात करें कि अगर लड़कियों का कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ऐसा कुछ है, हमारे समाज में आज के टाइम में इक्वालिटी बहुत बड़ी चीज़ है। जितना हमारा लड़का जागरूक है अपने करियर को लेके, उतनी ही हमारी लड़कियां भी जागरूक हैं, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो। हम यहाँ पे बाइफिकेशन नहीं कर सकते कि लड़के मतलब अपना करियर सेट कर रहे हो, लड़कियां जिद कर रही हैं। नहीं, लड़के भी अपना करियर सेट कर रहे हैं, लड़कियां भी अपना करियर सेट कर रही हैं। इनफैक्ट हमारी राष्ट्रपति कौन है? फीमेल, द्रौपदी मुर्मू मैम है। तो जब हम इस सिनेरियो में आगे बढ़ते हैं, भले लड़का अपनी जिद पे अड़ जाए, लड़की अपनी जिद पे अड़ जाए, तो वो दोनों वहां से ही बंधन में बंध गए। अब उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन भले लड़का हो भले लड़की हो, अगर लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ गए तो वहां पे उनको अपने जीवन के लक्ष्य दिख जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप किसी पर डिपेंड हो रहे हो कि मुझे तुमसे ये चीज चाहिए, तो तुम्हारा जीवन किस लिए है? क्या अस्तित्व है तुम्हारे जीवन का? बेकार है, अपना ही नहीं बना पा रहे हो, अपना ही आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो पहले ये तो सोचो कि तुम्हें क्या करना है,
तुम किस लिए हो इस भूमि पर, इस जन्म, तुमने यहाँ पे आए क्यों हो जब तुम अपना ही नहीं देख पा रहे हो? तुम्हारा है क्या उद्देश्य, क्या है जीवन का? क्या वास्तव में इंसानों ने अपना जो देखिए सर्कल डिपेंड करता है ना, आप सर्कल कितना बेहतर बनाते हो। इस सर्कल में 5 चीजें आपने डाली, लड़की, पैसा, पैसा, थोड़ा मोबाइल, भौकाल, बस। लेकिन कई वहीं पर ऐसी भी पर्सनालिटी रही हैं हमारे पास जिनके सर्कल में ये है कि मुझे देश चलाना है। अच्छा, जिनको देश चलाना है वो, अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो हायर अथॉरिटीज हैं वो एकदम से हायर अथॉरिटीज तो बन नहीं गई। बिल्कुल। पहले वो लोअर अथॉरिटीज आई, पहले जिले पे आए, फिर राज्य पे आए, शहर आया, राज्य आया, फिर देश आया। आप एक गोल डिसाइड करते हो, ठीक है, उस गोल को डिसाइड करने के बाद आप दूसरा गोल डिसाइड करते हो। अगर आपने अपने जीवन में कोई ऐसी चीज है ना कि मुझे ये सब पाना है, आप कभी नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ में क्लियर ही नहीं हो। आप दो नाव पे सवार होकर चल रहे हो, ठीक। आप कभी भी सीधे 10वें पायदान पे, 10वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंचेंगे। आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। जब तक वो पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं नहीं चढ़ेंगे, आप 10वें तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन पहली ही सीढ़ी अगर क्राइटेरिया से सेटल हो कि मुझे बस इतना ही चाहिए, मैं खुश हूँ, सेटिस्फेक्शन इंसान को आगे तो नहीं बढ़ा सकता है ना। तो जहाँ पे आप रुक जाते हैं ना, आपका जीवन रुक जाता है, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। हर एक नॉर्मल आदमी जो है, एक नॉर्मल, कई लोग होते हैं रुक जाते हैं, कई लोगों को परिस्थितियां रोक देती हैं, ठीक है। तो हर किसी का जीवन अलग है, लेकिन जो हर वक्त आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं ना, वही कुछ नामी गिनामी शख्सियत में हमारे सामने आ पाते हैं। तो हमेशा जहाँ पे आपने जीवन को रोक दिया, जीवन क्या है? एक सर्कल है जो हमेशा चलता रहेगा। आप पैदा हुए हैं, आप इन्फेंट स्टेज में आए हैं, फिर आप चाइल्डहुड में आए हैं, फिर आप अर्ली चाइल्डहुड है, फिर आपका एडोलेसेंस है, अडल्टहुड है, फिर आप वृद्धावस्था में जा रहे हैं। तो जीवन की जब पड़ाव है तो आप कैसे किसी जगह रुक सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर आप रुक गए तो आपने जीवन को रोक दिया, और जहां आपने खुद को रोक दिया वहां आपका जीवन खत्म हो गया। आप फिर एक बस शरीर है, आपका व्यक्तित्व नहीं है। तो आज की इस पॉडकास्ट हम लोगों ने काफी सारे विषयों पर चर्चा करी, बखूबी आपने आंसर किया। तो इतना सारा जो आपका एक्सपीरियंस है, इसका क्या स्रोत हो सकता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत हो सकता है, सोर्स है कि आपने अपनी लाइफ कैसे जी है। बिल्कुल सही बात है। आपने अपनी लाइफ अगर उन पहलुओं के अकॉर्डिंग जी है जिन पे असल में आपको लाइफ जीना चाहिए था, और उसमें केवल आप ही नहीं एक किरदार अदा करते हैं, उसमें आपका पूरा इर्द गिर्द आपकी फैमिली लीड रोल में होती है, आपकी सोसाइटी आपके सपोर्टिव रोल में होती है। निगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट एस्पेक्ट होते हैं। कौन विलन है उसको जब हम ढूंढ लेते हैं ना, तो हम एज अ हीरो बन के आगे निकल आते हैं। क्या बात है, काफी अच्छी थिंकिंग है सर की। आप ये बताइए कि आपका पॉडकास्ट यहाँ पर हम लोगों के साथ बैठे बैठे कैसा लगा आपको हमारी टीम से मिलकर? बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने आया आज, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक से बात हुई। डेफिनेटली जब पॉडकास्ट हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जब दर्शक हैं सुनेंगे, तो उनके लिए किसी ना किसी हद तक इंस्पिरेशन होगी, बिकॉज ऑफ वो कुछ सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उससे सीखें, उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करके, इम्प्लाई करके, उससे भी बहुत चीजें। और वैसे भी उद्देश्य भी हम लोगों का यही है कि हम और आप और हमारी पूरी कम्युनिटी, पूरी टीम मिलके हम अपने देश के युवकों के लिए एक ऐसा संदेश छोड़ के जाए कि कल जब मर भी जाए ना, तो कुछ ऐसा संदेश निकल के आए उनकी जिंदगी में, इम्पैक्ट जिंदगी भर के लिए डाल के जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा पॉडकास्ट आने वाले समय में लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित हो सकता है? बिल्कुल होगा, अगर लोग उसको अच्छे से लेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो हमें चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं, है ना। हर जब हमारा YouTube पे हम कुछ देख रहे हैं, हम इंस्टा पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स बटे हुए हैं। हर कोई एक हमारा पॉडकास्ट नहीं देखेगा, हर कोई टीवी सीरियल्स नहीं देखेगा, हर कोई सॉन्ग नहीं देखेगा। नहीं तो अगर एक ही चीज सब देख रहे होते तो बिलियंस क्या, उससे भी ज्यादा व्यूज हो जाते। सही बात। तो एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि कम समय में चीज़ों को ग्रैब मत करें। पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जब हम किसी के बड़े एक्सपीरियंस को, पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को 1 या 2 घंटे में निचोड़ के रख देते हैं। तो पॉडकास्ट देखिए हमारे साथ, और हम आने वाले समय में आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे बेहतर से बेहतर गेस्ट के रूप में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं शुभम भारद्वाज जी हमारे साथ थे, तो जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों के सामने शेयर करी। आशा करता हूँ कि आप हमेशा ही इनकी बातों कर सुनेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में अपने मन मुताबिक ढालेंगे। सिर्फ सुनना ही जरूरी नहीं होता है, उसको अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी के स्तरों में कैसे इनरोल करना है, कैसे उसको रखना है, वो भी आपको सीखने की काफ़ी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहीं से इस पॉडकास्ट की एंडिंग करते हैं। आशा करते हैं सर को भी हमारे साथ अच्छा ही लगा होगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आप लोगों ने इनवाइट किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।